हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैं अभी तक बहुत बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। मैं क्लास 9th के लिए साइंस लेता हूँ और 11th 12th जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारे वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट करता हूँ सारी क्लासेस के लिए। छोटी क्लासेस के लिए स्ट्रीम सिलेक्शन, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, छोटी और बड़ी दोनों क्लासेस के लिए हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, करियर काउंसलिंग एंड बोर्ड क्लासेस के लिए स्पेशली क्रैक द बोर्ड सेशन कंडक्ट करता हूं। ये सारे सेशंस मैं आप लोगों के लिए भी जरूर अपलोड करूंगा, बट फिलहाल मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो है आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर करना। इसलिए हम इस लेक्चर में क्लास 11th का चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने पढ़े वेरियस गैसेस लॉज, अभी तक हमने पढ़ी आइडियल गैस इक्वेशन जो उन लॉज को बिहाफ पर बनाई गई थी, और फिर हमको पता लगा कि आइडियल गैस तो कोई होती ही नहीं है, सारी गैसेस तो नेचर में रियल है। तो वो जो डेविएशन आता है कि रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से दूर क्यों भागती हैं, पिछले लेक्चर में हमने उसके बारे में बात करी थी। और पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि इस लेक्चर का जो कंटिन्यूएशन होगा वो ये वाला लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे रियल गैस इक्वेशन की, जो किसने दी थी, वैन डर वाल्स जी ने दी थी। तो हम बात कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में कि कोई भी गैस, आइडियल गैस, हर कंडीशन पर एक्ट नहीं कर सकती। इनफैक्ट अगर कोई भी गैस आइडियल बिहेव नहीं शो करती तो हमने उन गैसेस को नाम क्या दिया था, रियल गैसेस। और अगर रियल गैसेस सब गैसेस हैं तो क्या कोई ऐसा बिहेवियर हो सकता है कि कोई रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करे? तो ऐसी कंडीशन थी हमारे पास जब टेम्परेचर क्या होता है, हाई, और प्रेशर क्या होता है, लो। लेकिन अगर टेम्परेचर लो कर देंगे और प्रेशर हाई कर देंगे तो गैसेस आइडियल बिहेवियर से दूर भागती हैं। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। हमने ये भी पढ़ा था कि गैसेस आइडियल बिहेवियर तभी शो करती हैं जब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते। तो इतनी मेहनत करी, इतने सारे लॉज बनाए, इतनी बड़ी जबरदस्त इक्वेशन बनाई, पर हमारे हाथ में क्या आया, कुछ भी नहीं। जो इक्वेशन आई गैसेस वो फॉलो ही नहीं करती। तो जब हमने देखा कि हम इतनी बड़ी गलती में आ गए हैं तो हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल किया और पता लगाने की कोशिश करी कि हमारी गलती थी कहां पर, और जहां जहां हमारी गलती थी हमने उसको क्या किया, करेक्ट किया। और इस वजह से हम वापस गए हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पॉइंट्स तो काफी अच्छे थे, काफी नॉलेजेबल थे, पर 2 पॉइंट्स में हमें थोड़ी सी शंका सी लगने लगी, हमें थोड़ा सा डाउट सा होने लिया। वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं मैंने आपके लिए पहले से ही बोर्ड पे रखे हुए हैं। एक पॉइंट था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कि वॉल्यूम जो गैस पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं वो ना के बराबर होती है एज कंपेयर टू गैस जो है वो एक्सपैंड करके करते हैं। तो अगर इसका कहने का मतलब क्या है पॉइंट का, मैं बताता हूं कि गैस मॉलिक्यूल्स को अगर आप इकट्ठा कर दो, एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक, तो वो जो वॉल्यूम उनकी होती है वो ना के बराबर होती है एज कंपेयर टू यही गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। प्रॉबेबली मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं उस रूम के अंदर एयर है। अगर आप उस एयर को कंप्रेस कर दे तो वो इतनी छोटी बन जाएगी उसकी एक्चुअल वॉल्यूम, तो जो रूम की वॉल्यूम है उसके सामने वो ना के बराबर है। ये था हमारा पहला पॉइंट। इज दैट क्लियर? जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर आता था, वो कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम होती है वो बड़ी छोटी होती है, लेकिन जब वो एक रूम के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, किसी स्पेस के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, वो बहुत बड़ी होती है। तो उन दोनों के कंपैरेटिवली
आप इन गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम को हम इग्नोर कर देते हैं। हमको ये लगता है कि आइडियल गैस के पार्टिकल्स की तो वॉल्यूम होनी ही नहीं चाहिए, हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर कंडीशन पर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, आइडियल गैसेस के बीच में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ये पॉइंट सही होता तो गैसेस कभी भी लिक्विफाई नहीं करती। अगर ये पॉइंट सही होता तो गैसेस शुड नॉट लिक्विफाई। पर हमने देखा है सारी गैसेस लिक्विफाई करती हैं। तो असलियत में ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स सिर्फ एक ही कंडीशन पे सेटिस्फाई होते हैं, जब टेम्परेचर क्या होता है गैस का बहुत ज्यादा और प्रेशर क्या होता है लो। ठीक है, ओनली एप्लीकेबल at high temperature and low pressure। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते रहते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते रहते हैं, गैसेस जो है वो क्या करती हैं, डेविएशन करती हैं। तो ये जो दो पॉइंट्स थे हमारे गलत थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जो वैन डर वाल ने ठीक किए। कैसे किए अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली वो ये कहना चाहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो असली वॉल्यूम होती है वो बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू जो वॉल्यूम वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो ये कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कभी भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं आते। लेकिन अगर ऐसा होता तो कोई भी गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं करती, पर सारी गैसेस लिक्विफाई करती हैं। तो असलियत में काइनेटिक थ्योरी के ये दो पॉइंट्स सिर्फ कब एप्लीकेबल होते हैं, जब टेम्परेचर क्या होता है ज्यादा और प्रेशर क्या होता है कम। अगर आप उल्टा कर देंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे और प्रेशर ज्यादा कर देंगे तो गैस लिक्विफाई होती है और आप उस गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम अब करेक्ट करने जा रहे हैं कि वॉल्यूम को हम कैसे करेक्ट करेंगे, वैन डर वाल ने कैसे करेक्ट किया और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को हमने कैसे ठीक किया। नाउ लेट अस हम अज्यूम कर देते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम जो है वो क्या है, छोटा v। लेट अस अज्यूम दैट वॉल्यूम occupied by gas molecules is what, छोटा v। लेकिन जब कोई भी गैस मॉलिक्यूल जो है मूव करता है तो वो अपनी 4 गुना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो अगर उसकी एक्चुअल वॉल्यूम इज स्मॉल v, तो उसकी वॉल्यूम जब वो मूव करता है वो 4 टाइम्स होती है। तो हम उसको क्या कहते हैं, एंड वॉल्यूम occupied by gas molecules when moving is equal to 4v, जिसको हम किससे लिखते हैं, b। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर को वॉल्यूम। तो आप इस वॉल्यूम को इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे, अब जरा देखिए। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर की वॉल्यूम कितनी है, कैपिटल V, और ये कंटेनर जो है वो क्या है, क्लोज है। इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं उनको कंप्रेस करके उनकी वॉल्यूम पे ले आता हूं तो उन गैस मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम है वो कितनी आती है, वो इतनी आती है।
ये जो वॉल्यूम है इसको हम क्या कहते हैं, बी। तो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए घूमने फिरने के लिए या मूव करने के लिए वॉल्यूम कितनी है, टोटल वॉल्यूम में से आपको बी जो है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास करेक्टेड वॉल्यूम या रियल वॉल्यूम कितनी आती है, आइडियल वॉल्यूम माइनस बी। ये किसके लिए आती है, फॉर 1 मोल। देयरफॉर हमारे पास ये कितना आता है, V माइनस एन बी। तो करेक्टेड वॉल्यूम हमारे पास कितनी आ जाती है, टोटल वॉल्यूम में से आप उन गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। अब मैं आपको इसका बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब मान लीजिए हम सारे बच्चे और मैं, हम एक क्लास के अंदर बैठ के क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उस क्लास की रूम की एक वॉल्यूम होगी और हम बच्चों की खुद की भी एक वॉल्यूम होगी। हम बच्चों की वॉल्यूम को हम इग्नोर नहीं कर सकते अगर हम एक छोटे से क्लासरूम के अंदर क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर वही क्लास हम लेट्स सपोज एक स्टेडियम के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं तो हमारी वॉल्यूम ना के बराबर है एज कंपेयर टू द स्टेडियम की वॉल्यूम। वहां पे आप गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हो, बट अगर हम एक छोटे से रूम के अंदर क्लास कंडक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आप वॉल्यूम को इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब हम किसी भी रूम के अंदर होते हैं लेट्स सपोज, तो हमारे लिए घूमने फिरने के लिए या ऑक्यूपाई करने के लिए कितनी वॉल्यूम होती है, सब बच्चे आंसर देते हैं सर रूम की जो वॉल्यूम है वो हमारी घूमने फिरने की वॉल्यूम होती है। नो, ऐसा सही नहीं होता। असली वॉल्यूम क्या होती है, पूरे रूम की वॉल्यूम में से मुझे माइनस करना पड़ेगा मेरी वॉल्यूम, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं तो हमेशा रूम के अंदर रहूंगा ना, मैं कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो हमेशा ऑक्यूपाई करूंगा। तो वो जो वॉल्यूम मैं ऑक्यूपाई करूंगा वो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बची कुछ वॉल्यूम होती है वो हमारे लिए होती है घूमने की वॉल्यूम। तो आई होप आपको करेक्शन ऑफ वॉल्यूम जो है वो समझ में आया, क्योंकि अब हम इसके बाद क्या करेंगे, फोर्सेस को अंडरस्टैंड करेंगे। हम बात करते हैं कि कैसे वैन डर वाल ने प्रेशर के कॉन्सेप्ट को भी करेक्ट किया। नाउ इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। नाउ लेट अस सपोज वी टेक अ कंटेनर और उस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है और एक गैस मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर के लेट्स सपोज बीच में है। अच्छा, अब इसके ऊपर नीचे के पार्टिकल्स भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेंगे, ऊपर के पार्टिकल्स भी एक्सर्ट करेंगे, तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, कैंसिल हो गया। राइट साइड पे भी करेंगे, लेफ्ट साइड से भी करेंगे, इक्वल ऑपोजिट कैंसिल हो गया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो गया, 0। उन्होंने क्या कंसिडर किया कि सारे गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जिन पे नेट फोर्स 0 होता है, और ये वाले मॉलिक्यूल जो है वो क्या एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। लेकिन ये सही नहीं था। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी तो थे जो कंटेनर की वॉल के बिल्कुल पास आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम अलग कर देते हैं। ये देखिए, अब इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर की तरफ फोर्सेस लग रहे हैं, तो इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, कैंसिल हो गया। बट उसके ऊपर फोर्सेस इस साइड से भी तो लग रहे हैं, तो इसका जो नेट प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो तो काउंट ही नहीं किया, नेट फोर्स जो काउंट ही नहीं किया। मतलब जिस स्पीड से इसको दीवार के साथ स्ट्राइक करना चाहिए था ये उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। उन्होंने क्या किया, ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स का भी प्रेशर जो है वो इसी के पार्ट को बना दिया, पर ऐसा सही नहीं था, क्योंकि कंटेनर के अंदर 2 टाइप के पार्टिकल जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। एक जो कंटेनर के ऑलमोस्ट मिडल या उसके साइड में है, और दूसरे टाइप के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की वॉल्स के बिल्कुल साथ में है, जिनका ओवरऑल प्रेशर कम होता है। तो हमको ऐसे दोनों पार्टिकल्स के प्रेशर को लेना चाहिए था। तो इस वजह से उन्होंने इस प्रेशर को भी
करेक्ट किया तो जो हमारे पास करेक्टेड प्रेशर आता है वो किसके बराबर होता है? वो ओवरऑल प्रेशर जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास गैसेस की दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक जो ऐसे आ रहे हैं जो हमारा क्या हो गया आइडियल प्रेशर, प्लस ये हो गए दूसरे वाले पार्टिकल्स की डेंसिटी जो कंटेनर की वॉल्स के कहां पर है? साइड में है। और इसको हम कैसे लिखते हैं? दिस प्रेशर वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का स्क्वायर। तो कितने पार्टिकल्स इस कंटेनर की वॉल्स के साइड में है उनकी डेंसिटी क्या है उसका क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। एंड हम जानते हैं कि डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। तो अगर हम इसको यहां पे प्लेस कर दें तो दिस प्रेशर बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर। और अगर हम यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाते हैं तो ये क्या बन जाता है? a/v स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट है वो किसके लिए बन जाएगा? 1 मोल के लिए। लेकिन अगर आपको कितना निकालना है? n मोल्स के लिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? P = a/n² स्क्वायर। तो दिस इज द पार्ट जो प्रेशर में करेक्शन होगा, जिसको हम जब यहां प्लेस करेंगे तो हमारे पास करेक्टेड प्रेशर जो है वो कितना आ जाएगा? ये वाला प्रेशर प्लस a/n² अब आप शायद सोच रहे होंगे कि सर आपने यहां पे n² क्यों लिखा? तो अगर आप जरा देखेंगे तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम, ये 1 मोल के लिए आ गया। तो n मोल्स के लिए कितना आ जाएगा? डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू n/v। तो अगर आप इसको यहां पे प्लेस कर देंगे तो बाद में हमारे पास ये क्या आ जाएगा? n² आ जाएगा, n नहीं आएगा। ये बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं। तो अब ओवरऑल हमारे पास जो वैन डर वाल इक्वेशन आती है वो क्या बन जाती है? P + a/n²/v², दिस इज द करेक्शन इन प्रेशर, इंटू v - nb विच इज इक्वल टू nRT। So this is the van der Waal equation for n moles. और अगर आपको यही इक्वेशन 1 मोल के लिए चाहिए तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है? P/v², v - b इज इक्वल टू RT। राइट? तो ये बन गई हमारी वैन डर वाल इक्वेशन फॉर n मोल्स एंड 1 मोल। तो हाउ प्रेशर एंड वॉल्यूम वर करेक्टेड वो मैंने आपको पूरा का पूरा यहां पे क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि A और ये जो B हैं जो हमारे आ रहे हैं यहां पे कांस्टेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम वैन डर वाल कांस्टेंट्स कहते हैं, जिनके बारे में मैं यहां पर आपको स्पेसिफाई कर रहा हूं। Where A and B are known as van der Waal कांस्टेंट्स। तो A क्या होता है? A is the measure of magnitude of intermolecular forces और यूनिट्स ऑफ A कैसे निकालते हैं? तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आई? a/n²/v²। तो हमारे पास यहां से A क्या आ जाएगा? P × v²/n²। तो P हमारे पास क्या आ जाएगा? ATM। वॉल्यूम किस में आ गई? लीटर स्क्वायर, और मोल्स का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोल स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा? ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर।
या फिर इसका एक और हो सकता है बार, डेसीमीटर होल रेज टू द पावर 6 और मोल का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ए क्या होता है? ए इज द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसका यूनिट क्या होता है? एटीएम, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, या फिर बार, डेसीमीटर रेज टू द पावर 6 पर मोल स्क्वायर। एंड दूसरा हमारे पास क्या आता है? बी। वो क्या होता है? बी इज द इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो इसमें यूनिट्स क्या बन जाते हैं? यूनिट्स ऑफ बी, तो वो हम कैसे लिखाते हैं? तो V जो था वो NB के बराबर आता है, इसलिए B हमारे पास क्या आ जाएगा? V/N। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लीटर स्क्वायर और लीटर, और ये क्या हो जाएगा? पर मोल, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो ये बन जाते हैं हमारे वैन डर वाल कांस्टेंट्स और उनके वैल्यूज, उनके मैग्नीट्यूड्स, उनकी डेफिनेशन। अब डिपेंडिंग अपॉन किसका क्या, गैस के अलग अलग वैल्यू होते हैं। ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो उतने ज़्यादा होते हैं, है ना। तो हम इसको ऐसे भी कहते हैं, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, more is the magnitude of intermolecular forces, राइट। तो यहां पर हमारे पास वैन डर वाल इक्वेशन आ गई, वैन डर वाल कांस्टेंट्स आ गए, वो क्या होते हैं, उनके यूनिट्स क्या हैं, वो भी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस पे वैन डर वाल इक्वेशन जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर के साथ रिलेट की जा सकती है। जो नेक्स्ट पार्ट अब हम देख रहे हैं वो है कि कैसे आइडियल गैस बिहेवियर एक्सप्लेन किया जाता है वैन डर वाल इक्वेशन से। तो ये हमारी वैन डर वाल इक्वेशन है फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, और हम अलग अलग प्रेशर कंडीशंस पर देख रहे हैं, प्रेशर कम और ज़्यादा करके, कि कैसे वैन डर वाल इक्वेशन से हमारे पास आइडियल गैस या रियल गैस बिहेवियर आ जाता है। तो ज़रा देखिए, सबसे पहला केस में हम बात कर रहे हैं जब प्रेशर जो है वो क्या है? बहुत कम है। अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, प्रेशर एंड वॉल्यूम दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम गैस का बहुत ज्यादा होगा। अगर गैस की वॉल्यूम ज्यादा होगी तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा, है ना। A/V² की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट करते हैं। मतलब ये पूरा पार्ट जो है वो क्या बन जाएगा? V। दूसरी चीज, अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो बेटा गैस पार्टिकल्स की जो वॉल्यूम होगी एक्चुअल, वो भी तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो हमने इसी वजह से B जो है इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वो भी इग्नोर कर दिया क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो अगर V हमने ये भी इग्नोर कर दिया तो ये V के बराबर हो जाएगा। तो PV जो है वो क्या आ जाएगा? RT के बराबर। इसका मतलब है रियल गैस जो है वो किसके जैसा बिहेव करती है? आइडियल गैस के जैसा। कब? एट लो प्रेशर। अब ऑब्वियसली बात है, जब प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई। मतलब गैस पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं है, राइट। तो इस रीजन की वजह से हमने देखा है कि रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं लो प्रेशर पर, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा वो आइडियल बिहेवियर से दूर भागना शुरू कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या आता है? एट मॉडरेट प्रेशर। अब अगर आपने प्रेशर थोड़ा सा पहले से क्या कर दिया है? इंक्रीज, तो वॉल्यूम जो है वो पहले से कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी? कम, डिक्रीज। तो वॉल्यूम भी थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। तो वैल्यू A/V² की थोड़ी सी बढ़ जाएगी, एग्जैक्टली, लेकिन वो निगलेक्ट नहीं की जा सकती। अब इस केस में जब वॉल्यूम V की बढ़ी
तो a बाय v की वैल्यू जो है, वॉल्यूम v की कम हुई सॉरी, तो a बाय वी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, तो हम a बाय वी स्क्वायर को इग्नोर नहीं कर सकते। अब अगर हमने इग्नोर नहीं किया तो हमने क्या लिख दिया, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, जो वैन डर वाल इक्वेशन से साथ था। लेकिन अभी भी b बहुत छोटा है और उसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए हमने जब उसको इग्नोर किया तो हमने b को इग्नोर किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, v, जो क्या हो जाएगा rt के बराबर। अब हमने क्या कर दिया, v को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, pv प्लस ये आ गया तो a अपॉन वी स्क्वायर से वो कैंसिल हो गया, v विच इज इक्वल टू rt। हम इसको यहां पे ले गए, जब हम इस पूरे पार्ट को यहां पे ले गए तो pv जो है वो rt माइनस ए अपॉन वी बन गया। हमने पूरे पार्ट को rt से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, pv अपॉन rt अपॉन rt कितना आ गया 1, और a अपॉन वी कितना आ गया, a अपॉन वी rt। अब हमको पता है फॉर 1 मोल pv अपॉन rt जो होता है वो z के बराबर होता है, आइडियल गैस इक्वेशन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस a अपॉन वी rt। तो इसका मतलब है z की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर तो आ रही है, पर माइनस इतना पोर्शन आपको करना पड़ेगा, मतलब कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू जो है वो 1 से क्या हो गई, कम हो गई। तो z जो है वो क्या आ गया, लेस देन 1 आ गया, राइट। तो अब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम गैस पार्टिकल्स की कम हो रही है, जिसकी वजह से वैल्यू a अपॉन वी आर टी की बढ़ रही है, और इस रीजन की वजह से हम इनिशियल डिप देखते हैं ग्राफ के अंदर pv वर्सेस v का। अगर आपको याद हो जब हमारे पास ये ग्राफ आया था, ठीक है, जो ऐसे आता है तो लाइन जो है वो नीचे आती है और बाद में क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो दिस इज द रीजन कि इनिशियली ग्राफ जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जो है वो 1 से क्या आती है, कम, और बाद में फिर वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, राइट। तीसरा देखते हैं एट हाई प्रेशर। अब हम प्रेशर और बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम और कम हो जाएगी, तो वॉल्यूम अब बहुत छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से बी को अब हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन a अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू प्रेशर a बाय वी स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू काफी ज्यादा हो चुकी है, तो a अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, उसमें निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये निग्लेक्ट कर दिया तो p इंटू वी माइनस बी विच इज इक्वल टू आर टी, मल्टीप्लाई कर देते हैं p से, pv माइनस pb विच इज इक्वल टू आर टी। हम pv को इस साइड पे ले गए तो pv इज इक्वल टू आर टी प्लस pb, हमने सबको rt से डिवाइड कर दिया तो pv अपॉन rt अपॉन rt कितना आ गया 1, और ये क्या आ गया pb अपॉन rt। लेकिन ये आइडियल गैस के बिहाफ पे क्या हो गया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन pb अपॉन rt। इसका मतलब है कंप्रेसिबिलिटी की फैक्टर जो है 1 से क्या आ रही है, ज्यादा। तो अगर 1 से ज्यादा आ रही है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो इंक्रीज करता रहता है बाद में विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ सीधा ऊपर बाद में इंक्रीज करता रहता है, ठीक है ना, और यहां पर जो z की वैल्यू ज्यादा आती है इनके लिए वो प्रेशर के साथ क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। तो हमने ये देखा कि कैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो क्या करता है, डिप करता है, और बाद में कैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो प्रेशर के साथ साइमल्टेनियसली क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। अब हम इसके 3 पार्ट के बाद अगला पार्ट करने जा रहे हैं। तो जो हमारा इसके अंदर लास्ट पॉइंट आता है, 4th पॉइंट, दैट इज टेम्परेचर। तो हमने अभी प्रेशर के बारे में बात करी, लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर और हाई प्रेशर। अब हम बात कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है गैस की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो V की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से A अपॉन वी स्क्वायर और B दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर V वैल्यू ज़्यादा है तो वो कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो A अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। एंड जो गैस पार्टिकल्स की जो वॉल्यूम है, इफेक्टिव वॉल्यूम, वो भी बहुत कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम उनकी जो ऑक्यूपेशन की है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने दोनों इग्नोर कर दिए। अगर दोनों इग्नोर कर दिए हमारे कांस्टेंट्स, तो पीवी जो है वो आरटी के बराबर आ गया। इसका मतलब है रियल गैस जो है वो क्या बिहेव कर रही है, जैसे
आइडियल गैस के जैसे। तो दिस इज द रीजन कि रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगला जो छोटा सा पार्ट हम देखते हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। मतलब उनके लिए ग्राफ जो है, अगर आपको याद हो तो अगर हमारे पास PV वर्सेस V का जो ग्राफ आता है, ठीक है, ये होगी हमारे लिए आइडियल वैल्यू Z1 आता है। तो इनके लिए ये जो ग्राफ होते हैं वो ऐसे आते हैं, मतलब इट इज ऑलवेज मोर देन 1। तो वो रीजन क्यों है, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के जो गैस मॉलिक्यूल्स के साइज जो है वो बहुत छोटे हैं। अब साइज छोटा होने की वजह से ना के बराबर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं। अगर साइज छोटा होगा तो इंटरैक्टिंग सरफेस कम होगा ना। अब अगर इंटरैक्टिंग सरफेस कम है तो मतलब A की वैल्यू जो है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से A/V² वाला फैक्टर हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है इक्वेशन, P इज इक्वल टू V माइनस B विच इज इक्वल टू RT। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो PV माइनस PB विच इज इक्वल टू RT। हम PB को इस साइड पर ले गए तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू RT प्लस PB। हमने पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड किया तो PV अपॉन RT जो किसके बराबर आ गया, 1 प्लस PB अपॉन RT। ये हमारा क्या हो जाएगा Z, और ये वैल्यू क्या होगी 1 प्लस PB अपॉन RT। दैट मीन्स Z की वैल्यू हमेशा इन गैसेस के लिए 1 से ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के साइज बहुत छोटे होते हैं, इंटरैक्टिंग सरफेस बहुत कम है, इसलिए इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना के बराबर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमने वैन डर वाल इक्वेशन स्टडी करा। इसमें से जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं, Z की वैल्यू 1 प्लस PB अपॉन RT, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि CBSE के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर A और B क्या होते हैं, उनके यूनिट्स क्या हैं, वैन डर वाल इक्वेशन क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। पर ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिएगा, लेक्चर्स को समझिएगा। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस लेक्चर का बेनिफिट जो है वो उठा सके। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे, मेरे थंबनेल पे जो नंबर फ्लैश होता है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके डाउट्स को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दूंगा। हम आगे और भी ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं, तब तक के लिए हमें आपको थोड़ा सा इंतज़ार करवाना पड़ेगा। और तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने एग्ज़ाम्स की, अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और हमारे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें। टिल देन, टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।